हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम पाइथन का जो यूनिट 5 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल होती क्या है? देखो सिंपली सबसे पहले जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल होती है उससे ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंपाइल या लिंक स्टेप नहीं होता है। पाइथन प्रोग्राम क्या करता है, सिंपली क्या करता है, आपके मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देता है रन टाइम पे। यानी कि सपोज मेरे पास मॉड्यूल है मैथ नाम का जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, तो वो सिंपली जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा उसी टाइम पे इंपोर्ट कर देगा एंड यूज़ द ऑब्जेक्ट दे कंटेन। सपोज एक मैथ मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे SQRT फंक्शन है या बहुत सारे अंदर फंक्शंस हैं जो क्यूब रूट निकालते हो, स्क्वायर रूट निकालते हो, ऐसे ही एडिशन परफॉर्म करते हो, बहुत सारे उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम रन इमीडिएटली आफ्टर चेंजेस आर मेड। क्योंकि रन टाइम पे ही आप मॉड्यूल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इंपोर्ट होते हैं, इसी वजह से आप जो है किसी भी पाइथन प्रोग्राम को इमीडिएटली रन कर सकते हैं अगर आप उसमें कोई चेंज करते हैं। इन केस ऑफ डायनेमिक मॉड्यूल रीलोडिंग, यानी कि रन टाइम पे ही किसी मॉड्यूल को दोबारा से रीलोड करना, ये भी आप कर सकते हैं। इट इज़ इवन पॉसिबल टू चेंज एंड रीलोड द पार्ट ऑफ द रनिंग प्रोग्राम विदाउट स्टॉपिंग इट एट ऑल। यानी कि आप अपने प्रोग्राम का कुछ पोर्शन को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं बिना प्रोग्राम को आपको स्टॉप करें। जैसे जर्नल देखो, पाइथन की प्रोग्राम साइकिल, सबसे पहले आपने स्टार्ट करा एप्लीकेशन को, उसके बिहेवियर को टेस्ट करा, स्टॉप करा अपने प्रोग्राम को और एडिट कर दिया प्रोग्राम को, फिर स्टार्ट करा। कोई कंपाइलिंग या लिंकिंग फेज नहीं है। अगर आप मॉड्यूल रीलोडिंग के कंटेक्स्ट में बात करें तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसके बिहेवियर को आप टेस्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप कोई प्रोग्राम एडिट करते हैं तो दोबारा से उसके बिहेवियर को टेस्ट करेंगे। आपको दोबारा से स्टार्ट नहीं करने की ज़रूरत है एप्लीकेशन, यानी कि रन टाइम पे ही आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब IDE क्या होती है, अगला क्वेश्चन होता है। देखो IDE बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करूँगी, अगर मुझे PPT बनानी है तो मैं पावर पॉइंट का यूज़ करूँगी, एक अकाउंटेंट स्प्रेडशीट का यूज़ करेगा। इसी तरह से अगर मुझे अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में बनाना है जिसमें मुझे हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाए जो कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए नीडेड है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ IDE। एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प प्रोग्रामर डेवलप सॉफ्टवेयर कोड एफिशिएंटली। यानी कि प्रोग्रामर को मदद करती है कि वो अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकता है। ठीक है, ये मदद करता है कि आप सॉफ्टवेयर की एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी बिल्डिंग कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, या आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। IDE इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट फीचर होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सोर्स कोड में एडिटिंग कर देते हैं, राइटिंग कर देते हैं, जो भी आप कराना चाहते हैं। जैसे आप कई बार क्या होता है, आपने सपोज थोड़ा सा, जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हैं पाइथन में प्रिंट PR लिखते हैं, आपने P लिखा, उसके बाद ही नीचे शो होने लगता है कि इसमें से कोई सिमिलर वर्ड तो नहीं लिखना चाह रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको फॉर्मेट कर देते हैं। यानी कि किसी को आपको बोल्ड में लिखना होता है, इटैलिक में लिखना होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रिंट लिखते हैं तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। IDE जैसे कि विजुअल स्टूडियो है, ये भी एक IDE है ना, पाइचाम एक IDE है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने प्रिंट स्मॉल में लिखा, बस आप लिख दो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर देगा। और आपके कोड के लिए सजेशंस भी प्रोवाइड करते हैं जब एक डेवलपर लिख रहा होता है। ये जो है डिबगिंग प्रोसेस भी बहुत आसानी से कर देता है। ये आपको बताता है कि जैसे कि कहीं पे आपने गलती कर दी तो ऐसे रेड लाइन की अंडरलाइन हो जाएगी या कुछ स्टार लग जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं और आप बग्स को, एरर्स को ईजिली रिवील कर सकते हैं। कुछ और IDE के नाम क्या है, पाइचाम, स्पाइडर, पाइदेव, IDL एंड विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये आपके कुछ नेम्स हैं। अब देखो मैं एक एक को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। पाइचाम क्या है? पाइचाम एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो कि किसने डेवलप किया था, JetBrains ने। किसके लिए? स्पेशली पाइथन के लिए किया था। कुछ जो यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ट्विटर, फेसबुक, अमेज़ॉन, ये जो है पाइचाम को ही एज अ पाइथन IDE यानी कि उस पर ही वो कोड करना पसंद करते हैं। ये जो है हाई क्वालिटी के कोड्स को लिखने में आपको मदद करता है। ये आपको बहुत सारी कलर स्कीम प्रोवाइड करता है, यानी कि हर एक कलर, मतलब हर एक, जैसे कि कुछ
कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स के लिए कोई कलर डिसाइड किया गया, क्लासेस जितनी भी बनाएंगे उसके लिए एक कलर डिसाइड होगा। जब भी आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए अलग, जिससे आप अगर उन कलर कोड को याद रख लें तो आप प्रोग्राम में देख सकते हो दैट दिस इज़ द फंक्शन, दिस इज़ कीवर्ड एंड दिस इज़ समथिंग। ये जो है रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और आपको कोड को समझने में आसान करता है, मतलब आसानी से समझ सकते हैं, आपका कोड जो है ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, मतलब कोड में जितनी भी एरर हैं। और ये मदद करता है डेवलपर को वेब एप्लीकेशन बनाने में पाइथन में। अगर पाइथन में कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो पाइचार्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट आईडी। ठीक है, प्रोग्रामर जो है लोकेट कर सकता है आसानी से किसी एलिमेंट को, सिंबल को एक सोर्स कोड के अंदर। सोर्स कोड किसे कहते हैं, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। आप लेंस मोड का यूज़ करके डेवलपर जो है इंस्पेक्ट कर सकता है पूरे सोर्स कोड को और डिबग भी कर सकता है कि उसमें क्या एरर। ठीक है, अब एक ऐसे जैसे पाइचार्म है, ऐसे ही एक और है स्पाइडर। ये जो है मेनली जो है डेटा साइंस के वर्क के लिए यूज़ होता है। ये क्रिएट करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट पाइथन के लिए जो कि सिक्योर है, साइंटिफिक है। यानी कि अगर आप कोई उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे अभी तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन बाद में तो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपका कोई भी डेटा कहीं से भी लीक नहीं होता है। ठीक है, स्पाइडर जो है पाइथन यूज PYQT प्लगइन विच आ डेवलपर एक्ट एज एन एक्सटेंशन। यानी कि देखो बहुत सारी चीज़ें आपको एज एन एक्सटेंशन के तौर पे प्रोवाइड करनी होती है, तो आप जो है PYQT यूज़ करते हैं पाइथन प्लगइन की तरह। पाइथन प्लगइन क्या होते हैं, नॉर्मली जैसे बहुत सारे फीचर आपके इस आईडी क्या है स्पाइडर आईडी में अवेलेबल नहीं है, बट इसके थ्रू आपको पाइथन के जितने भी फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, इसका जो है गुड सिंटेक्स हाईलाइटिंग है, ये अपने आप मतलब हाईलाइट कर देता है सिंटेक्स को, आपको अलग अलग दिखेगा कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, और कोड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और ये जो है स्पाइडर पाइथन एक्सप्लोर एंड एडिट द वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम GUI। यानी कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से डायरेक्टली ही सारे वेरिएबल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एडिट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये जो है मल्टी लैंग्वेज एडिटर है, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। ठीक है, अगला है पाइडेव। ये जो है बेसिकली पाइथन प्रोग्रामर के लिए ही डेवलप किया गया था, यानी कि पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप किया गया था। ये किस पे बना हुआ है, इक्लिप्स प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ये बहुत सारे फीचर जो है आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी डीबगिंग हो गई, कोड एनालिसिस हो गया, कोड कंप्लीशन हो गया एंड मच मोर। ठीक है, ये जो है कंपेटेबल है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। विंडो, लिनक्स, मैक OS एंड मेकिंग इट इज़ अ पॉपुलर चॉइस अमंग डेवलपर। यही रीज़न है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगला आता है VS कोड, यानी कि आप विजुअल स्टूडियो। ये सपोर्ट करता है पाइथन की कोडिंग को और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे डीबगिंग एंड ऑल भी। इट हैज़ बोथ पेड एंड फ्री वर्जन इन द मार्केट विद ग्रेट फीचर। यानी कि देखो इसके पास दोनों वर्जन अवेलेबल है, VS स्टूडियो के पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी। ऑफकोर्स पेड वर्जन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा इसका वेट नहीं होता, और ये पावरफुल सोर्स कोड एडिटर है जो रन होता है डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब क्यों पाइथन एक डायनेमिक एंड स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, इसका रीज़न क्या है। देखो, डायनेमिक टाइप मीन्स द टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम नॉट इन एडवांस। यानी कि अगर आप वेरिएबल का टाइप क्या होगा अगर वो रन टाइम पे बता सके, यानी कि जैसे सी में है, सी में आप कैसे लिखते थे, इंट a 10, यानी कि a की वैल्यू क्या है 10, और वो क्या हो किस टाइप की, इंट टाइप की। यानी कि जब आप प्रोग्राम लिखते थे तब ही लिख देते थे, लेकिन अगर आपका जो वेरिएबल का टाइप है वो रन टाइम पे ही पता चले, जैसे कि आप सपोज ऐसे लिखते थे ना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन x मल्टीप्लाई 2 फॉर आई इन, अगर आप कोई वेरिएबल से ले रहे हैं तो ऐसे लिखते थे ना, तो एक लिस्ट बनेगी, क्या बनेगी, वो रन टाइम पे ही जो वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग लिखते हो ना। आपने जब लिस्ट टपल में पढ़ा है या आपने बहुत सारे प्रोग्राम पढ़े हैं 3rd 4th यूनिट में, तो अगर आपका जो वेरिएबल है उसका टाइप रन टाइम पे पता चले तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक टाइप। और स्टैटिक टाइप कहते हैं अगर आप वेरिएबल किस टाइप का होगा वो कंपाइल टाइम पे, यानी कि प्रोग्राम लिखते वक्त ही डिसाइड कर दें, तो इसलिए बोला जाता है कि ये डायनेमिकली टाइप होता है। ठीक है, अगला क्या, स्ट्रॉन्ग टाइप का मतलब क्या होता है कि सपोज ऐसा नहीं है कि x, देखो x क्या है,
स्ट्रिंग टाइप है और y क्या है, इंट टाइप है। ये एरर देगा क्योंकि आप कभी भी स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप एक्सप्लिसिटली इसको किस में कन्वर्ट ना कर दें, इंट में कन्वर्ट ना कर दें, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग टाइप बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग टाइप मीन्स वंस अ वेरिएबल इज असाइन अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप यू कैन नॉट यूज इट इफ़ इट वर अनदर टाइप विदाउट एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। बिना एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के आप ऐसा नहीं कर सकते। अब एक वे बताओ कि किस तरह से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। सपोज़ मेरे पास एक मैथ नाम का मॉड्यूल है, उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन। पाइथन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, बेसिकली जो हैं इसके 5 तरह के बेसिक एलिमेंट्स हैं, डेटा टाइप, ऑपरेटर, वेरिएबल, फंक्शन एंड कीवर्ड्स। अब देखो डेटा टाइप मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑपरेटर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक नेम होता है, इज़ अ नेम that refer to a value stored in memory which can be changed and used throughout the program। वेरिएबल क्या होता है, किसी भी वैल्यू जो कि मेमोरी में स्टोर होती है उसको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। सपोज़ ये यहाँ पे क्या स्टोर है 10 को क्या नाम दे दिया, यानी किसी भी मेमोरी लोकेशन को आप कोई नाम प्रोवाइड कर देते हो जिसके थ्रू वो जो वैल्यू उसमें पड़ी है उसको आप एक्सेस कर सको। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं और उनका स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। आप ये पहले से रिजर्व होते हैं, इन्हें आप वेरिएबल या उसको डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर एलिमेंट लिखने के लिए आते हैं तो क्या है, डेटा टाइप है, ऑपरेटर है, वेरिएबल है, फंक्शन है, कीवर्ड। फंक्शंस क्या होते हैं बता चुकी हूँ, ऑपरेटर्स क्या होते हैं बता चुकी हूँ, डेटा टाइप क्या होते हैं बता चुकी हूँ, वेरिएबल और कीवर्ड्स आपको बता दिए। अब क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन। देखो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन एक तरह के एक्सप्रेशन होते हैं जो किसी भी कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं और रिटर्न करते हैं एक बुलियन काइंड की वैल्यू जो कि या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। यानी कि अगर a बड़ा है b से और a बड़ा है c से, यानी कि अगर a b से भी बड़ा होगा और a c से भी बड़ा होगा, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न करेगा बुल वैल्यू ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा बुल वैल्यू फॉल्स, ठीक है। अब अगला आता है डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। यानी कि अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, सपोज़ a की वैल्यू मैंने 2 ली, b की वैल्यू 3 ली, c की वैल्यू क्या ली 5। अगर 2 बड़ा है 3 से नहीं, है ना, अगर दोनों ही कंडीशन सही होती हैं, यानी कि अब देखो 2 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 5। भाई 2 ना तो 3 से बड़ा होता ना 2 5 से बड़ा होता, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, यानी कि रिटर्न क्या होगा फॉल्स। अब डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। अच्छा इस थ्योरी से पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो मेरे पास एक फंक्शन है डेफ से, मैंने इसे डिक्लेयर किया, इसका नाम है से हेलो। ये एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। इसका काम क्या है कि हेलो को प्रिंट कराना, ये सिर्फ क्या करता है, हेलो वर्ड को क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं चाहती हूँ कि इससे पहले और इसके बाद कुछ और प्रिंट हो, तो देखो मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है माई डेकोरेटर, ठीक है। इसके अंदर क्या इनपुट जा रहा है, फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन एज अ इनपुट जाएगा, जो भी फंक्शन आप लोगे। फन नाम का एक वेरिएबल आपने इसके अंदर डिक्लेयर किया है बट इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है रैपर, जो क्या कर रहा है, एक मैसेज प्रिंट का है, समथिंग इज़ हैपन बिफोर द फंक्शन, और जो इसके अंदर फंक्शन जाएगा वो फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और ये रिटर्न हो जाएगा रैपर, यानी कि जिसने उसे बुलाया वहाँ पे ये वापस चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, @my डेकोरेटर, यानी कि मैंने इसको कॉल की है, इस तरह से डेकोरेटर को कॉल किया जाता है। तो अब इसमें ये वाला फंक्शन एज अ इनपुट चला जाएगा, यानी कि ये फंक्शन था मेरा, सिंपली इसका काम क्या था, हेलो प्रिंट कराना, पर मैं चाहती थी इससे पहले और इसके बाद, जैसे आपके पास कोई गिफ्ट होता है, आप उसे रैप करते हो, उसके बाद उसमें कोई रिबन सा लगाते हो, नॉल लगाते हो ना, ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा बना सके। ऐसे ही आप चाहते हो किसी फंक्शन में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाए या कुछ चीज़ आगे या पीछे प्रिंट हो, तो उस टाइम पे आपने क्या करा, @my डेकोरेटर इस फंक्शन को कॉल किया। तो इसमें एज अ इनपुट किया जाएगा ये वाला फंक्शन हेलो, से हेलो वाला एज अ इनपुट की तरह क्या चले जाएगा, चला गया। अब जाने के बाद
जब वो इसके अंदर गया तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, पहले समथिंग इज़ हैपन बिफोर द फंक्शन इज़ कॉल्ड, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर फन, यानी कि फन कौन सा फंक्शन है, ये वाला, इसकी लाइन प्रिंट हो जाएगी, और इसके बाद लास्ट वाला। यानी कि सिंपली कुछ नहीं हुआ है, इसके आपने माई डेकोरेटर नाम के फंक्शन को आप बुलाते कैसे हो, इसमें डेकोरेटर्स को बुलाते हैं @ के थ्रू। अब जब आपने बुलाया तो ये एज अ इनपुट इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर चला गया तो समथिंग इज़ हैपन बिफोर द फंक्शन, ये वाला मैसेज हो जाएगा। और इसके बाद ये फ़न लिखा है, फ़न के बाद आप जो है फ़न ये वाले फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है, चाहे हेलो प्रिंट हो रहा था, चाहे बाय प्रिंट हो रहा था, 2 नंबर ऐड हो रहे थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अ डेकोरेटर इज़ लाइक अ रैपर अराउंड अ फंक्शन, इट अलाउ यू टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू द एग्जिस्टिंग फंक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स कोड। यानी कि डेकोरेटर क्या होता है, एक तरह का रैपर होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने पहले से ही बने हुए कोड में अगर कुछ चेंज करना चाहते हो बिना उसको चेंज करें तो आप क्या कर सकते हो, आप एक डेकोरेटर बनाओगे जिसमें कि कुछ और चीज़ें ऐड होंगी जो आप इस फंक्शन में, यानी कि जो फंक्शन है उसमें ऐड करना चाहते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि पर्टिकुलर मोमेंट पे उसमें चेंज आ जाए, या आप ये चाहते हो कि बस उसमें जो चेंज आए फॉर अ बिंग ड्यूरेशन आए, पर आप उस कोड को सही से पूरा चेंज नहीं करना चाहते। यू वॉन्ट टू ऐड सम एक्स्ट्रा बिहेवियर टू दिस, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू प्रिंट अ मैसेज एंड बिफोर एंड आफ्टर सेइंग हेलो। अगर आपको एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, ये आपका एक्चुअल फंक्शन था, आपने क्या करा, एक डेकोरेटर नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन लिया और उसके अंदर एक और नेस्टेड फंक्शन बनाया जो इस फंक्शन से पहले और इस फंक्शन के बाद आपको जो है मैसेज प्रिंट करके देगा, और मैसेज प्रिंट करने के बाद आपकी जो वैल्यू है ये एज एन आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं, टूल टू परफॉर्म द स्टैटिक एनालिसिस, यानी कि कौन कौन से स्टैटिक एनालिसिस के लिए टूल्स अवेलेबल है। देखो, मैनुअल इंस्पेक्शन एवरी लाइन ऑफ पाइथन कोड कैन बी डॉन्टिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि अगर आप लाइन टू लाइन किसी भी कोड को अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसी वजह से स्टैटिक कोड एनालिसिस जो हैं पॉपुलर हुए या इनका नीड पड़ी। ये जो हैं स्टैटिक कोड एनालिसिस द प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टिंग द इंस्पेक्शन सोर्स कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट, यानी कि स्टैटिक कोड एनालिसिस करती क्या है, जो आपका सोर्स कोड की एप्लीकेशन का सोर्स कोड होता है उसको जो है चेक करती है बिना उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करें। यानी कि ये चेक करती है आपका कोई सिंटेक्स तो गलत नहीं है, या फंक्शन जैसे आप ड्राई रन कह सकते हैं ना, ये प्रॉपर स्टैटिक बिना प्रोग्राम को रन करे आपके या एप्लीकेशन को रन करे आपका पूरा कोड को इंस्पेक्ट करती है। तो इसके टूल्स हैं पाइचेकर एंड पाइलिन, ये 2 स्टैटिक टूल्स हैं जो मदद करती है पाइथन में अगर कोई भी बग है उसको फाइंड आउट करने में। जो पाइचेकर है वो ओपन सोर्स टूल है जो नॉर्मली स्टैटिक एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, जो डिटेक्ट करता है कोई भी बग या कोई भी एरर को जो कि सोर्स कोड में है, और बताता है कि आपने इसमें स्टाइल और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बग, यानी कि ये बताता है कि जो आपका बग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या छोटा सा है, या आपका जो बग एरर ही तो होती है, आपकी सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, या आपने कुछ आपका मॉड्यूल गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का, ये आपको वार्निंग देता है। ठीक है, अगला दूसरा है पाइलिन, ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल एंड एक्ट लाइक अ स्पेशल प्रोग्राम टू कंट्रोल वार्निंग एंड एरर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चेंजेबल, कॉन्फ़िगरेबल मतलब आसानी से चेंज होने वाला, आप उसमें अकॉर्डिंग कोई भी स्लाइटली चेंज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक तरह का स्पेशल प्रोग्राम है जो आपको एरर्स के बारे में बताता है या आपको जो भी वार्निंग दी होती है वो बताता है। ये ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, जो नॉर्मली स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इट लुक फॉर प्रोग्रामिंग एरर एंड यूज़ फॉर कोडिंग स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग की एरर्स होती है उनको ये चेक करता है कि भाई आपके प्रोग्राम में क्या गलती हो सकती है, या स्टैंडर्ड, यानी कि देखो जैसे मैंने बता रखा है कि आप जब कोई भी फंक्शन लिखते हो तो कैसे लिखते हो, डेफ फंक्शन का नाम कॉलन और उसके बाद ये स्पेस ऑटोमेटिक, आपने कहीं गलती से वो जो स्पेस दिया था आपने उसे हटा तो नहीं दिया, या आपने कोई कॉलन नहीं लगाया, या ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, उस चीज़ को ये चेक करता है।
ठीक है। अगला क्या है, पेप। पेप क्या होता है? अ पेप पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल इज लाइक अ सजेशन बॉक्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ अ वे फॉर द पीपल हु वर्क ऑन पाइथन टू सजेस्ट न्यू आइडिया और चेंजेस टू द पाइथन, and it help everyone discuss, plan and decide if these idea are good for Python. यानी कि देखो पेप है क्या, एक तरह का सजेशन बॉक्स है जो आपको मदद करता है पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, आप बताते हैं कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, ये ऑल्टरेशन होना चाहिए, या आपको लगता है कि इस चीज़ को इस तरह से नहीं, या फिर इसमें कोई और न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे बताते हैं और यहाँ पर डिस्कशन होता है कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए. अब पेप की स्टैंडर्ड डेफिनीशन देखो, ये तो एक इनफॉर्मल डेफिनीशन थी. पेप क्या है? ये एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है जो आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि किसको बताता है? पाइथन कम्युनिटी. पाइथन कम्युनिटी कौन है? जो लोग पाइथन को यूज़ कर रहे थे, और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आपको स्टाइलिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, और कोई भी अगर न्यू फीचर आता है या इम्प्रूवमेंट होता है उसके बारे में कंप्लीट आपको बताता है कि भाई ये ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ये चेंजेस होंगे, सबकी डिटेल देता है. They are primary mechanism for proposing and discussing the changes to the Python core language and standard library. यानी कि देखो एक तरह का ये डॉक्यूमेंट है जो लोगों के डिस्कशन के बाद बनता है कि 10 लोगों ने डिस्कशन किया कि अच्छा इसको अगर आप कोई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का कलर इस तरह से होना चाहिए, या फिर आपको मॉड्यूल में जो है ये मॉड्यूल और ऐड करना चाहिए. जैसे मैथ नाम का मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है जो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है. तो किसी ने तो पहले सजेस्ट किया होगा दैट्स मैथ नाम का मॉड्यूल अवेलेबल है. ठीक है, तो ऐसे ही कोई और मॉड्यूल की भाई ये सारे रेदर देन आपसे डायरेक्ट यूज़ करें, इसके लिए एक आप मॉड्यूल बना दें ताकि डायरेक्टली यूज़ करा जा सके. तो इस तरह के यहाँ पे डिस्कशन किए जाते हैं और जो भी डिस्कशन फाइनल होते हैं वो इस डॉक्यूमेंट में लिख दिए जाते हैं. अब इसमें क्या होता है? पेप 8 क्या होता है? पेप 8 इज़ पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल दैट आउटलाइन द स्टाइल गाइड फॉर राइटिंग एंड क्लीनिंग रीडेबल पाइथन कोड. यानी कि पेप 8 क्या है? ये बेसिकली ये भी एक तरह का, देखो पेप तो टोटल बताया गया कि भाई पेप क्या है, एक तरह का फॉरम है, एक तरह का डिस्कशन वो है जहाँ पे आप पाइथन के सारे तरह के कंटेक्स्ट पे बात करते हो, स्टाइलिंग पे बात करते हो, उसके न्यू मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए बात करते हो, फंक्शनैलिटी पे बात करते हो, जिसमें कि पेप 8 बेसिकली जो है वर्क करता है. यानी कि आपने कई देखो जैसे बहुत सारे रूम्स थे, तो ये सारे रूम्स हैं, बट एक पर्टिकुलर रूम, एक लिविंग रूम होता है, एक आपका रेस्ट रूम होता है, एक नॉर्मल रूम होता है जिसमें गेस्ट रूम हो गया, एक आपका रेस्ट रूम हो गया, एक आपका पर्सनल रूम हो गया, और एक ड्राइंग रूम हो गया. तो अलग अलग ऐसे ही इसमें पेप जो है ये इस पे वर्क करता है. जबकि पेप 8 बेसिकली जो है आपको बताता है कि आप अपने कोड को किस तरह से क्लीन वे में और रीडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं. आपको गाइड बताता है कि आपको कैसे अपने प्रोग्राम को लिखना चाहिए. जैसे कि इसमें से कुछ रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि आपको 4 स्पेस यूज़ करने चाहिए लेवल ऑफ इंडेंटेशन के लिए. इंडेंटेशन क्या होता है? वो जो स्पेसिंग आती है आपकी जो IDE है, यानी कि आप चाहे विजुअल स्टूडियो पे वर्क कर लो, ऑनलाइन कंपाइलर पे, किसी पे भी वर्क कर लो, ऑटोमेटिकली वो इंडेंटेशन प्रोवाइड करती है. आपको टैब्स का यूज़ नहीं करना है. अगर ऐसा है कि आप किसी ऐसी IDE पे वर्क कर रहे हैं जो इंडेंटेशन नहीं देती, तो 4 बार आपको स्पेस बार का यूज़ करना है, टैब का यूज़ नहीं करने. कंसिस्टेंट इंडेंटेशन मेक योर कोड लुक एंड नीट ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप इंडेंटेशन का यूज़ करते हो तो क्या होता है, जैसे आपने अगर प्रोग्राम्स देखे होंगे 3rd या 4th यूनिट में, तो उसमें क्या था कि इंडेंटेशन की वजह से आपको पता चल रहा था ना कौन सा किसका पार्ट है, कहाँ से क्या पार्ट है, कितना पार्ट है. तो आपको आइडिया लगता रहता था ना कि भाई डेफ के अंदर ये फंक्शन है, इफ़ के अंदर ये कोड है, और जो इफ़ के बाहर है वो इफ़ का पार्ट नहीं है. इंडेंटेशन की वजह से ही तो पता लगता था, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस समथिंग तो कुछ यूज़ नहीं होता. Limit each line code to the maximum 79 character and 72 character minimum, है ना. तो यानी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक लाइन में 79 कैरेक्टर लिख सकते हैं या मिनिमम 72 कैरेक्टर लिख सकते हैं. आप कमेंट्स को लिख सकते हैं, लेकिन उन पार्ट पे लिखें जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो और या फिर नॉन ऑब्वियस हो. यानी कि जिस पोर्शन और पर्टिकुलर कोड पे आपको लगे कि भाई हाँ ये कोड नहीं समझ आएगा, कोई एकदम देखे, तो उस पार्ट के लिए आप कमेंट लीव कर सकते हैं हैश का यूज़ करके, सो दैट ये रीडेबिलिटी को क्या कर दे,
इंक्रीज कर दे, ठीक है। यूज़ ब्लैंक लाइन, यानी कि आप क्या करें, जैसे कि आपने एक फंक्शन लिखा डेफ, उसके नीचे एक स्पेस छोड़ दें थोड़ा सा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद, और दूसरा फंक्शन फिर लिखे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और चीज़ समझ आते हैं। जैसे मैंने लिखा डेफ, मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ। मैंने लिखा डेफ, ये है मेरा फंक्शन का नाम। मेरा फंक्शन यहाँ पे 3 लाइन में कंप्लीट हो रहा है। मैं दूसरा फंक्शन लिखना चाह रही हूँ, तो एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, या फिर जब भी आप कोई चीज़ नई चीज़ करें, कोई न्यू फंक्शन लिखें, कोई न्यू क्लास लिखें या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड लिखें, तो उसमें एक स्पेस छोड़ें ताकि वो रीडेबिलिटी इंक्रीज रहे, आपको चीज़ें समझ आसानी से आ जाएँ। अब कैसे मेमोरी मैनेज होती है पाइथन में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें क्या होता है, इन पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट इंक्लूड एलोकेशन एंड डिलोकेशन ऑफ मेमोरी ऑन अ प्राइवेट हीप। इट इज़ हैंडल्ड बाय पाइथन मेमोरी मैनेजर। जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वो क्या करती है, मेमोरी को एलोकेट करना या डी एलोकेट करना, इसी को ही। और ये एलोकेशन और डिलोकेशन कहाँ होती है, हीप में होती है, यानी कि जो भी वेरिएबल आप डालते हो देते हो वो सारे हीप में स्टोर होती है, और हीप से ही जब वेरिएबल की नीड खत्म हो जाती है, उस वेरिएबल के लिए मेमोरी को डी एलोकेट कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों को कौन ध्यान रखता है, पाइथन का मेमोरी मैनेजर। Python use private heap to manage memory, and it employs system of reference counting along with cycle garbage collector to keep the track of cleanup एंड मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट लॉन्गर इन यूज़। यानी कि ये 2 तरीक़ों का यूज़ करता है, एक तो रेफरेंस काउंटिंग और एक साइक्लिक गार्बेज कलेक्टर, जिनकी मदद से मेमोरी को मैनेज करता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मेरा एक वेरिएबल है ए, उसको वैल्यू क्या दी है 100, दूसरा है बी जिसको दी है 100। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है 100 जो 2 बार यूज़ हो रहा है, तो रेदर देन बार बार यूज़ करने की जगह, यानी कि 2 मेमोरी लोकेशन की जगह मैं क्या करूँगी, एक ही 100 ऑब्जेक्ट पे मैं 2 टैग लगा दूँगी, ए और बी। और हर एक पाइथन का ऑब्जेक्ट जो है 3 चीज़ों का ध्यान रखता है, एक तो ऑब्जेक्ट का टाइप, ऑब्जेक्ट की वैल्यू और ऑब्जेक्ट रेफरेंस काउंट। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ये जो 100 है इसका टाइप क्या है, इंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 100 है, इसका रेफरेंस काउंट क्या है 2, और रेफरेंसेस क्या है ए और बी। यानी कि ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये 2 बार यूज़ हो रहा है। अब अगर आप देखो, एक सेकेंड, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क अलग अलग है, ए की वैल्यू 100 है। अगर आप प्रिंट करोगे आईडी क्या बताता है, एड्रेस, तो देखो दोनों की आईडी क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि पाइथन जो है अगर कोई भी 2 वेरिएबल सेम तरह की वैल्यू यानी कि सेम ऑब्जेक्ट है, तो उन्हें 2 जगह नहीं लिखेगा मेमोरी में, उन्हें एक ही जगह लिख देगा और उसका दोनों अलग अलग टैग दे देगा, एक ए और एक बी। इसी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट को ये पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। ये 100 की 100 वैल्यू है, वो किस टाइप का है, इंट टाइप का, उसका रेफरेंस काउंट क्या है 2, 2 बार यूज़ हो रहा है। जब व्हेन यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन पाइथन लाइक एक वेरिएबल लिस्ट या कुछ भी, द मेमोरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड फॉर प्राइवेट ही। जब भी आप कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको मेमोरी हीप से एलोकेट होती है। अब जैसे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इसका रेफरेंस काउंट कितना है 2 है ना, पर एक पॉइंट पे आके इसका रेफरेंस काउंट 0 हो जाएगा। यानी कि भैया 2 बार यूज़ हो रहा है, ए जो है ए 100 जो है ए में भी यूज़ हो रहा है बी में, पर प्रोग्राम चलते सपोज़ ए की नीड ख़त्म हो गई तो इसका रेफरेंस काउंट 2 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे चलते कभी तो इसका रेफरेंस बी की भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो जब रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है तो आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी एलोकेट की थी यानी कि जो 100 थी उसको डी एलोकेट कर दोगे। व्हेन द रेफरेंस काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप 0 देयर इज़ नो मोर रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि 100 को उस प्रोग्राम में कोई भी नीड नहीं है फर्दर, तो पाइथन मेमोरी मैनेजर डी एलोकेट द मेमोरी एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। तो यह क्या करता है, जो पाइथन मेमोरी मैनेजर होता है वो डी एलोकेट कर देता है मेमोरी को, ठीक है। अब अगला क्या, एक दूसरा तरीका है साइक्लिक गार्बेज कलेक्टर, यानी कि एक ऐसा होता है हैंडल रेफरेंस साइकिल व्हेन ऑब्जेक्ट रेफरेंस ईच अदर प्रिवेंटिंग रेफरेंस काउंट फ्रॉम 0। यानी कि साइक्लिक गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को रेफ़र कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कभी भी ऑब्जेक्ट काउंट 0 नहीं होता। अगर उसे कोई साइकिल मिलती है यानी कि ए जो है बी को रेफ़र कर रहा है, बी ए को, ए बी को, बी ए को, तो भाई एक जगह ए बी को यूज़ कर रहा है, फिर बी ए को, ए बी को, बी ए को, मतलब दोनों एक दूसरे को ही रेफ़र कर रहे हैं। सपोज़ ए की वैल्यू 100 थी, बी की वैल्यू 100 है, और प्रोग्राम में 3-4 जगह ऐसा लिखा हुआ है भाई ए बी को यूज़ कर रहा है, बी ए को यूज़ कर रहा है, ए बी को यूज़ कर रहा है, बी ए को। अब
कहीं इस तरह से तो 4 बार यूज़ हो रहा है, बट एक्चुअली में यूज़ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि b की वैल्यू a में डाल रहे हैं, a की वैल्यू b में डाल रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम ही है। जब ऐसा होता है तो आप समझ लेते हैं कि ये दोनों वेस्ट हैं और इन मतलब ये ऑब्जेक्ट फ़िलहाल वेस्ट हो चुका है, इसका रेफरेंस काउंट 0 कर देते हैं। अच्छा, पाइथन मॉड्यूल क्या होता है, इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इम्पोर्ट किया जाता है पाइथन में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखो, मैं आपको ना थ्योरी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, देखो मुझे भी पता है टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं जितना हो सके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन मॉड्यूल क्या होता है, ये एक फाइल है जो कंटेन करती है बिल्ट इन फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल। देयर आर मैनी पाइथन मॉड्यूल ईच विथ स्पेसिफिक, जैसे कि सबसे सिंपल है मैथ एक मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, क्लासेस हैं, जिन्हें आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। अब पाइथन मॉड्यूल इज़ ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट, यानी कि पाइथन मॉड्यूल एक तरह की फाइल होती है जिसमें बहुत सारी पाइथन के डेफिनेशन स्टेटमेंट होते हैं। मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल। मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड रनेबल कोड, यानी कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कोई फंक्शन होती है, क्लास होती है, वेरिएबल होती है और सब कुछ होता है। अब सपोज आप अपनी मर्जी से एक मॉड्यूल बनाना चाहते हो, तो लेट मैंने एक फाइल बनाई, देखो इसे नॉन टेक्निकल टर्म में समझो, मैंने एक फाइल बनाई main.cal.py, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, 2 आपके फंक्शंस लिखे, ऐड और एक सेकेंड, उसके अंदर मैंने 2 फंक्शंस लिखे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये मेरा एक मॉड्यूल बनके तैयार हो गया। अब इसका नाम क्या है, cal.py। तो अब मैंने ये मॉड्यूल बना लिया, यानी कि एक फ़ाइल है। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने एक और फाइल बनाई जिस फाइल का नाम है main.py, यानी कि मेरा जो प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम बनाया। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, देखो सॉरी तो आपने क्या करा, इम्पोर्ट CLC, यानी कि मैंने अपने आप बनाया है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये मेरा मेन प्रोग्राम है .py, तो मैंने इस मॉड्यूल को क्या करा, इंपोर्ट करा, और मैंने क्या करा, a = 10, b = 20, और या फिर ऐसे भी ना लिख के मैंने क्या पास करा, इंपोर्ट और ऐड 20 और 10। तो यानी कि अब इसे मैं अभी लिख के नहीं दिखा रही कैसे लिखते हैं, बट आप ये समझो, आप सिर्फ 2 नंबर दोगे, 10 और 20, और क्या होगा, ये ऐड फंक्शन के थ्रू ये आपको क्या करके देगा, दोनों नंबर को ऐड करके देगा। अभी कैसे ऐड कर रहा है इसका लॉजिक नहीं लिखा हुआ है मेरे पास, बस मैंने किस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, CLC। अब इसके अंदर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को यूज़ करके मैं डायरेक्टली, मुझे वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ऐड मेरा एक फंक्शन है। जैसे अच्छा ऐसे समझो, C प्रोग्रामिंग में आपने सीखा था प्रिंटफ क्या करता था, जो भी डबल कोट्स में लिखा होता था उसे स्क्रीन पे शो कर देता, पर कैसे शो करता था मुझे नहीं पता। उसके लिए मैं एक हेडर फाइल यूज़ करती थी, #include studio.h, तो यानी कि studio.h के अंदर इसकी वर्किंग लिखी हुई थी। तो यहाँ पे इस ऐसे समझ लो, हेडर फाइल की जगह मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्या लिखे हुए होते हैं, फंक्शंस लिखे होते हैं, क्लासेस लिखी होती हैं, कुछ वेरिएबल्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो कितनी तरह से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। अब देखो, पहले तो मैं आपको इसको बताती हूँ, सपोज़ इसी का ही करके दिखाती हूँ। आपने सपोज़ ये एक फंक्शन था, आपने इसे दूसरे फाइल में क्या करा, इंपोर्ट CLC, ठीक है। अब आपने लिखा प्रिंट, ठीक है, देखो आपने इंपोर्ट कर लिया। अब आपने क्या लिखा, इंपोर्ट CLC.add 2 और 5, यानी कि ये जो फंक्शन आपने खुद, ये जो आपने मॉड्यूल खुद बनाया था, इसके अंदर आप कौन से फंक्शन का यूज़ करो, CLC मॉड्यूल के अंदर आप किसका यूज़ करो, ऐड फंक्शन का यूज़ करो, उसको आप वैल्यू को दे रहे हो 2 और 5, तो ये आपको आउटपुट में क्या देगी, आपको 7 दे देगी। कैसे ऐड हो रहा है, किस तरह से ऐड हो रहा है, वो आपका कंटेक्स्ट नहीं है, वो आपका ये जो मॉड्यूल है वो उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है ऐड, वो इसको ऐड करके आपको वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, 7 कर देगा। तो इस तरह से आप खुद भी अपने लिए मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप जो है ऑनलाइन कंपाइलर पे 2 फाइल बना लो, एक फ़ाइल को कॉल कर लो तो भी काम हो जाता है। अब डिफरेंट मेथड ऑफ इम्पोर्टिंग
ऑफ मॉड्यूल। देखो पहला मेथड है कि आप जो हैं पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके। अब इसमें से जिस भी आप फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, सपोज मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहती हूँ, फैक्टोरियल निकालना, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें। जैसे सपोज math.sqrt, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल, सपोज 6 का फैक्टोरियल क्या आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो भी वैल्यू होगी वो फाइनली आपको रिटर्न होगी। वो कैसे निकलता है उसकी वर्किंग किस में लिखी हुई है, फैक्टोरियल के मॉड्यूल मतलब फैक्टोरियल फंक्शन में लिखी हुई है, और वो किस में लिखा हुआ है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, ये अगला क्या है, इंपोर्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट फॉर अ पाइथन मॉड्यूल। यानी कि अगर आप पूरा मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करना चाहते, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है। आप कैसे करेंगे, फ्रॉम मैथ नाम के मॉड्यूल से आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ SQRT और फैक्टोरियल नाम के किसको, फंक्शन को आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर ये दोनों ही इंपोर्ट हुए हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल उठ के नहीं आया। फिर इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, जब आप पूरा मॉड्यूल करते हैं तो पहले मॉड्यूल प्लस जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं। अब आपने लिए ही ये दो हैं तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, SQRT 16 और फैक्टोरियल 16। दूसरा तरीका क्या है, इंपोर्ट करना होल मॉड्यूल को एंड रीनेम इट। यानी कि आपने पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है बट उसे रीनेम कर दिया है किसी वेरिएबल नेम से। तो सपोज इंपोर्ट मैथ, यानी कि मैथ नाम के मॉड्यूल को आपने क्या करा है, इंपोर्ट करा है और उसका नाम क्या दे दिया है आपने, MT। ठीक है, अब देखो आपने क्या करा, empty.sqrt, यानी कि अब जो मैथ मॉड्यूल है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वेरिएबल का नाम है empty। तो empty.sqrt empty.factorial, यानी कि अब पूरे मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है empty नाम का एक वेरिएबल। अब अगला क्या है, इम्पोर्ट स्पेसिफिक थिंग फ्रॉम द मॉड्यूल एंड रीनेम। यानी कि पहले तो आपने पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था पहले केस में, फिर आपने क्या रहा था कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को आपको जो नीडेड थे वो कर रहे थे। अब इसके बाद आप क्या कर रहे थे, तीसरा कि पूरे मॉड्यूल को और उसको रीनेम कर रहे थे। अब तीसरा तरीका है कि पूरे मॉड्यूल को ना इंपोर्ट करके पर्टिकुलर किसी फंक्शन को या पर्टिकुलर थिंग को जो आपको नीडेड है और उसे क्या कर रहा है, रीनेम। फ्रॉम मैथ नाम के मॉड्यूल से आप इंपोर्ट क्या कर रहे हो, सिर्फ SQRT फंक्शन करो और उससे आप क्या रीनेम करो, SQ। तो SQ3, तो आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3 का 1.732। अब डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट लाइब्रेरी एंड फ्रॉम इंपोर्ट लाइब्रेरी स्टार्ट, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो पाइथन इंपोर्ट जो इंपोर्ट लोड अ पाइथन मॉड्यूल और लाइब्रेरी इनटू इट्स ओन नेम स्पेस। यानी कि ये जो पाइथन का मॉड्यूल या लाइब्रेरी है ये खुद के नेम स्पेस में इंपोर्ट करता है। इसके बाय यूजिंग इंपोर्ट वी इंक्लूड ऑल द कोड इनसाइड द मॉड्यूल और लाइब्रेरी। यानी कि अगर आप इंपोर्ट लाइब्रेरी यानी कि इंपोर्ट मॉड्यूल लिखते हो, यानी कि सपोज आप लिखते हो इंपोर्ट मैथ, तो ये पूरा के पूरे मॉड्यूल को इसके अंदर जितना भी या लाइब्रेरी जिसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी कोड हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी फंक्शन को या किसी भी क्लास को यूजिंग डॉट ऑपरेटर। इट रिक्वायर टू मेंशन द मॉड्यूल नेम फॉलोड बाय डॉट टू एक्सेस द एनी नेम इन द मॉड्यूल। यानी कि सपोज जैसे एग्जांपल दे रखा है इंपोर्ट मैथ, यानी कि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल उठ के आ गया खुद के नेम, मतलब कि ये यही पूरा का पूरा मॉड्यूल ही उठ के आ गया इस फाइल में, ऐसे समझो पूरा, कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं आया है ना। और अब इस मॉड्यूल में से जो भी आप फंक्शन या कोई भी क्लास या कोई भी कोड जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसे आप यूज़ कर सकते हो। पहले आप मॉड्यूल का नाम लिखोगे, फिर वो जो फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो उसे लिखोगे और उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होगा वो आर्ग्यूमेंट आप दे दोगे। जबकि फ्रॉम इम्पोर्ट स्टार फ्रॉम लोड अ पाइथन मॉड्यूल इनटू अ करंट नेम स्पेस, यानी कि आप करंट नेम स्पेस में जाते हो तो इम्पोर्ट स्टार का यूज़ करोगे। वी इंक्लूड ऑल द कोड और ओनली द रिक्वायर्ड फंक्शन क्लास प्रेजेंट इनसाइड द मॉड्यूल और लाइब्रेरी। यानी कि इसके अंदर सारा का सारा कोड उठ के नहीं आता, जैसे इसमें तो पूरा मॉड्यूल उठ के आ गया, इसमें
लेकिन इसमें सिर्फ वो आता है जो आपको नीडेड होती है। फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार का मतलब है जो फंक्शन आपको चाहिए होगा वो फंक्शन आप नाम लिखोगे और उस पर्टिकुलर फंक्शन की फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी। पूरा का पूरा मॉड्यूल नहीं होगा, इसमें कोई डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं होता। आप सिंपली उस मॉड्यूल में से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उस फंक्शनल को या उस कोड का नाम जो भी होगा उसको आप यूज़ कर लें और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन आया है कि भाई देखो पांडा एंड मैटप्लॉटलिब होता क्या है। अब देखो पांडा एक इमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है इन पाइथन फॉर 2D प्लॉट ऑफ एरे, यानी कि अगर 2D वो यानी कि 2 डायमेंशन के एरे को आप प्लॉट कराना चाहते हैं तो मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये किस में यूज़ होती है, मैटप्लॉटलिब यानी कि आप बार ग्राफ चार्ट्स पाई चार्ट्स इन सबको बनाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका डेटा है उसे विजुअलाइज वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ड ऑन नमपाई एरे एंड डिजाइन टू वर्क विद ब्रॉडस्काइपी स्टैक, यानी कि मैटप्लॉटलिब एक तरह की मल्टी प्लेटफॉर्म आपकी डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो बेसिकली जो है किस पे बनी हुई है, नमपाई एरे पे बनी हुई है और ये आपको मदद करती है कि काफ़ी तरह के विजुअलाइज का मतलब है कई तरह के पाई चार्ट बार ग्राफ बनाने में मदद करती है। ये किसने बनाई थी, जॉन हंटर ने बनाया था 2002 में। One of the greatest benefit of visualization is that it allow us to visualize access to huge amount of data in easily digestible visual, यानी कि देखो ऐसे सपोज आपके बहुत बड़ा सा दे रखी है, हज़ारों लाखों का डेटा दे रखा है। अब उस डेटा को रेदर देन इतने बड़े डेटा को पढ़ने से अच्छा है आप उसे कंसाइज फॉर्म में यानी कि ऐसे चार्ट्स की फॉर्म में अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर दें कि भाई यहाँ से यहाँ तक के इतने लोग हैं, यहाँ से किसी भी बेसिस पे, तो ये आपके बहुत बड़े डेटा को स्मॉल वे में रिप्रेजेंट करने में मदद करती है। इसमें बहुत सारे प्लॉट्स अवेलेबल है, लाइन बार स्कैटर हिस्टोग्राम एंड ETC। पांडा एक पावरफुल और वर्सेटाइल लाइब्रेरी है। पांडा क्या है, दैट सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ डेटा मैनिपुलेशन इन पाइथन, यानी कि जो डेटा मैनिपुलेशन का टास्क है उसे डेटा को चेंजेस करना, एडिट करना, उसमें कुछ भी करना, वो काम को बहुत इजी कर देती है। ठीक है, जो पाइथन है ये किस पे बना है, यानी कि इसका बेस क्या है, नमपाई लाइब्रेरी पे बना है, यानी कि बहुत सारे फीचर्स के एक्सट्रैक्ट करता है एंड ये पर्टिकुलरली कब सूटेड है, किस तरह के डेटा के लिए अच्छे से वर्क करता है, या तो डेटा टैबुलर फॉर्म में हो जैसे कि स्प्रेडशीट फॉर्म में या SQL टेबल, अगर इस तरह का डेटा है तो उसमें बहुत आसानी से वर्क कर सकता है। यानी कि स्प्रेडशीट तो आपने देखी इस तरह से होती है डेटा, या फिर SQL टेबल्स होती हैं, टेबल्स SQL टेबल नहीं पता, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो डेटा को टैबुलर फॉर्म में एक्सेस करती है, या कह सकते हैं उसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ये इट इज़ वर्सेटाइल एंड ईजी टू यूज़, मेक इट एन एसेंशियल टूल फॉर डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर वर्किंग विद स्ट्रक्चर डाटा इन पाइथन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट अ पाइथन फाइल, आप कैसे एक पाइथन फाइल क्रिएट कर सकते हो जो एक लाइब्रेरी की तरह भी काम करे, लाइब्रेरी मतलब एक तरह का मॉड्यूल या उसकी तरह भी काम करे और वेल सूटेड हो स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट की तरह भी। देखो मॉड्यूल या लाइब्रेरी आर यूज टू स्टोर द डेटा एंड कोड, इट प्रोवाइड कोड reuse the Python project and also useful in partitioning the system namespace in well contained package। देखो नॉर्मली कह सकते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप क्या करते हैं रिपीटेडली बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम, देखो ये रही मेरी एक फ़ाइल है जिसका नाम मैंने क्या दिया, test.py। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये कोड लिखा, ठीक है, ये 2 लाइन, डेफ डिस्प्ले मैसेज, यानी कि डेफ क्या है, ये आपका एक कोड, मतलब कि आपको जब भी आप क्या करते हैं कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, स्मॉल में डी लिख दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये क्या है, ये आपका फंक्शन का नाम है जो एक आर्गूमेंट ले रहा है नेम, और ये क्या रिटर्न करेगा, वेलकम, जो भी आप नेम दोगे उसका कॉन्केटिनेशन करके हेलो के साथ। ठीक है, इस फंक्शन का काम सिर्फ ये है। ठीक है, अब आपने एक और दूसरी फाइल क्रिएट करी जिसका नाम है display.py। इनसाइड display.py आपने इंपोर्ट किया किसको, इस वाले, यानी कि आपके फाइल का नाम क्या है test.py, तो आपने इंपोर्ट किया टेस्ट को, आप ऐसे लिखते हैं इनसाइड द display.py इनसाइड द मॉड्यूल test.py फाइल एज शोन बिलो। तो आप इंपोर्ट टेस्ट लिखोगे, आपको py नहीं लगाना होता, सिर्फ फाइल का नाम लिखना होता है। देन वी
कॉल द फंक्शन डिस्प्ले मैसेज फ्रॉम टेस्ट पी वाई इनसाइड द डिस्प्ले पी वाई वी नीड टू मेक द यूज़। यानी कि देखो आपने इम्पोर्ट टेस्ट लिखा, यानी कि मेरा एक आपको पता है ना कि मेरा एक फंक्शन बना हुआ था इसके अंदर, ये मैंने कॉल किया यहाँ पे, तो ये एक मॉड्यूल की तरह वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर क्या मैंने इम्पोर्ट टेस्ट डॉट डिस्प्ले मैसेज आदित्य, यानी कि मैंने ये जो मेरे पास दिस इज़ माई न्यू प्रोग्राम, और कह सकते हैं ये मेरी न्यू फाइल है जिसका नाम है display डॉट पी वाई। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो पुरानी वाली फाइल थी उसको कॉल किया और उसको टेस्ट, यानी कि ये तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल डॉट जो भी फंक्शन मैं यूज़ करना चाहती हूँ, और उसके अंदर मैंने क्या दिया आर्ग्यूमेंट। तो ये सारा काम करके देगा और रिटर्न कर देगा सारी वैल्यू, और वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये आदित्य कहाँ गया, यहाँ गया, तो आपने करा वेलकम आदित्य हेलो, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वेलकम आदित्य हेलो। तो यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो पाइथन फाइल है उसे आप लाइब्रेरी की तरह भी कर सकते हैं। यानी कि देखो आपने दो फाइल बनाई, एक फ़ाइल में ये फंक्शन लिखा और आपने एक फ़ाइल में क्या करा, उसको कॉल किया। और अगर आप ये तो समझ आ गया कि वो एज ए लाइब्रेरी की तरह वर्क कर सकते हो। स्टैंडअलोन स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक फंक्शन बना दो डेफ फन प्रिंट हेलो, तो ये एक स्टैंडअलोन स्क्रिप्ट की तरह भी वर्क कर रहा है। स्टैंडअलोन स्क्रिप्ट मतलब कि वो फंक्शन खुद ही प्रिंट कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन कॉल की तरह यहाँ पे आपने क्या बना दिया, इसे एज अ मॉड्यूल की तरह वर्क करने के लिए बना दिया है। ठीक है, देखो अगर आप इसको एक और एग्जांपल लेती हूँ, देखो मैंने लिखा डेफ प्रिंट हेलो, अब इसका नाम लिखा है मेन डॉट पी वाई। अब बच्ची बताओ मैं इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दूँ फन, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगी फ़न, तो ये अपने आप एक तरह से स्टैंडअलोन स्क्रिप्ट की तरह वर्क करेगा। ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। लेकिन अब मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से फ़न, ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, एक दूसरी फाइल बनाती हूँ m.py की, और इसके अंदर मैं कॉल करती हूँ main.py को, यानी कि इम्पोर्ट मेन। ठीक है, यानी कि इस वाली फाइल को मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया और प्रिंट कराना है मेन डॉट फन, यानी कि इसके अंदर जो हेलो प्रिंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्टैंडअलोन स्क्रिप्ट की तरह भी वर्क करता है और ऐसे भी वर्क करता है। अब देखो बेटा इसमें ना बहुत सारी देखो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको सारे करा दिए, लेकिन अब देखो ये वाला क्वेश्चन करा चुकी हूँ, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको, है ना, आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब देखो ये वाला हाउ टू यूज़ फंक्शन डिफाइन लाइब्रेरी डॉट पी वाई इन मेन डॉट पी वाई। देखो सिंपल सा क्या है, आपने एक तरह का मॉड्यूल बनाया जिसका नाम क्या है लाइब्रेरी डॉट पी वाई। इसके अंदर आपने दो फंक्शन डिक्लेयर करे, ग्रीट और ऐड से। आपने एक और फंक्शन बनाया, यानी कि फंक्शन कह रही हूँ, एक और क्या बोलते हैं आपकी फ़ाइल बनाई जिसका नाम है मेन डॉट पी वाई। इसके अंदर जो अभी मैं आपको सिखाती हूँ उसके अंदर आपने क्या इंपोर्ट करी, लाइब्रेरी नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट करा जो एक्चुअली में खुद एक और क्या था, एक तरह का प्रोग्राम था, एक तरह की फाइल थी, और उसकी मदद से आपने क्या लिखा, लाइब्रेरी डॉट ग्रीट, यानी कि ग्रीट वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके अंदर एक इनपुट आ रहा था कुमार, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो, और इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो नेम, और एक दूसरा फंक्शन है जिसमें लाइब्रेरी डॉट ऐड 1020, तो ये ऐड करके दे देगा। तो यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैंने ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लाइन स्पेस, वी यूज़ लाइन स्पेस व्हेन वी नीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इवनली स्पेस पॉइंट ओवर अ गिवन इंटरवल। अगर हमें इवनली सेपरेटेड स्पेस चाहिए, यानी कि आप चाहते हो 2, 4, 5, यानी कि 2 का गैप है, 2 का गैप है, जब आप इस तरह का गैप चाहते हो तो आप लाइन स्पेस का यूज़ करते हो। वी यूज़ अरेंज व्हेन वी नीड, हम जो है आर्ग स्पेस का, ये आर्ग स्पेस लिखा है, इसका यूज़ कब करते हैं, वी नीड अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप साइज विद इन अ गिवन रेंज, यानी कि स्टेप साइज भी कॉमन हो तो उसके टाइम पे हम आर्ग स्पेस का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया।
ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो इसमें ना कुछ प्रोग्राम, बाकी तो मैं आपको पूरा ही पेपर करा चुकी हूँ, सारे ही क्वेश्चन करा चुकी हूँ, बट बेटा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम की कमी की वजह से मैं मतलब नहीं करा सकती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मतलब कल आपका पेपर है, इस वजह से मैं देखो इसका सॉल्यूशन, देखो मैथप्लॉटलिब का ये सॉल्यूशन है, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने इसमें अटैच कर दिया है। बाकी ये प्रोग्राम भी हो चुका है, ये प्रोग्राम भी हो चुका है आपका, ये प्रोग्राम भी करा दिया है मैंने आपको, ये प्रोग्राम भी करा दिया है 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 आपको, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम एक बार आप देख लेना, एरे वाला, एक तो ये क्वेश्चन और ये कैलकुलेटर, ये आप देख लेना, क्योंकि देखो अगर मैं वीडियो मतलब बनाऊंगी तो लॉन्ग भी जाएगी और इतना टाइम भी नहीं बचा है, इसलिए मैंने इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। एक बार आप इसे देख लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, इसमें सारा दे रखा है। और बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है इस यूनिट के मैंने आपको करा दिए हैं, और जो न्यूमेरिकल वाले जो प्रोग्राम थे ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको अटैच कर दिए, क्योंकि अगर टाइम होता तो मैं आपको करा देती, जैसे 1 से लेकर 4th यूनिट मैंने आपको प्रॉपर कराई है, बट टाइम की कमी की वजह से नहीं करा सकती, इसलिए मैंने आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। बाकी देखो हर क्वेश्चन मैंने, आप देखेंगे सारा क्वेश्चन कवर है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है जो आपके इस यूनिट के कवर नहीं है, वो भी मैंने उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करके आना, थैंक यू।